अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टंग, और इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस और डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल क्लेफ्ट्स एंड फेरेंजियल पाउचेस को। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लें। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ टंग को। डेवलपमेंट ऑफ टंग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फेरेंजियल आर्चेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं पहले फेरेंजियल आर्चेस को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे उनको और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टंग को। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टंग। आपको पता है कि ड्यूरिंग दी थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, उसके अंदर थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, हमारे पास एक आउटर साइड पे एक्टोडर्म होगी, उसके बाद इनर साइड पे एंडोडर्म प्रेजेंट होती है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, थर्ड वीक में ये 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर हम फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट पे आते हैं, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में अगर आप एम्ब्रियो को देखते हैं तो एम्ब्रियो में ब्रेन की फॉर्मेशन चल रही होती है, बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके नीचे बिल्कुल प्रीकॉर्डियम चेस्ट वाला रीजन आ जाता है जहाँ पे हार्ट की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, इनके दरमियान में एक स्ट्रक्चर मिसिंग होता है, हमें नेक नज़र नहीं आ रही होती। तो एट फोर्थ वीक तक नेक की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो फोर्थ वीक में जो नेक वाला रीजन होता है वहाँ पर जो मीजोडर्म है वो थिक होने शुरू हो जाती है और वो रॉड लाइक रिजिस की फॉर्मेशन कराती है। तो वो रॉड लाइक रिजिस कैसे बनती हैं? जो मीजोडर्म होती है नेक वाले रीजन में, वो पोस्टीरियर साइड से डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ रॉड लाइक रिजिस बनाती है। यहाँ पे हाइंड ब्रेन की वेसिकल होती है ना, तो उसके नीचे से जो मीजोडर्म होगी वो थिक होती है और रॉड लाइक रिजिस बनाती है। तो वो रॉड लाइक रिजिस इस तरीके से आके दोनों अपोजिट रिजिस यहाँ पर आके मिल जाती हैं और इस तरीके से 6 रिजिस की फॉर्मेशन होती है। इन 6 रिजिस को हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस। तो फेरेंजियल आर्चेस क्या हैं? रॉड लाइक रिजिस बनती हैं मीजोडर्म की एट द नेक रीजन में। उस फिर रिजिस और फिर उन फेरेंजियल आर्चेस से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हेड एंड नेक के अराइज होते हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी ये छोटा सा मॉडल टाइप बनाया था, तो उससे मैंने समझाने की कोशिश की थी। मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। यहाँ पर ये हमारे पास मीजोडर्म है। आप सपोज कर लें नेक रीजन में हमारे पास मीजोडर्म है और मीजोडर्म इस तरीके से रिजिस बनाती हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो मीजोडर्म की रिजिस बनती हैं इन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस और 6 आर्चेस बनती हैं। आप सपोज कर लें ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डॉर्सल साइड से रिजिस मूव करती हैं, दोनों रिजिस डॉर्सल साइड से मूव कर रही हैं और सेंटर में आके वेंट्रल साइड के ऊपर मिड लाइन ऑफ बॉडी के अंदर ये आपस में मिल जाती हैं और इस तरीके से 6 रिजिस बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 रिजिस नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5। क्यों? जो फिफ्थ रिज होती है, जो फिफ्थ फेरेंजियल आर्च होती है, वो डीजनरेट हो जाती है। तो बाकी हमारे पास कितनी आर्चेस रह जाती हैं? 5। फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च, फिफ्थ आर्च डीजनरेट हो जाती है। तो जो मीजोडर्मल कोर है, मीजोडर्मल जो रिजिस बनी है, इन्हें तो हम कह देते हैं फेरेंजियल आर्चेस। अब मैंने आपको बताया कि जो मीजोडर्म है इसके जो आउटर साइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक्टोडर्म प्रेजेंट है और इसकी जो इनर साइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंडोडर्म प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर जो एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है आउटर साइड के ऊपर, वो पहले बिल्कुल स्ट्रेट प्रेजेंट था, लेकिन अब क्या होगा, वो जो एक्टोडर्म है वो इन दोनों रिजिस के दरमियान में जो गैप आ गया है। ठीक है, अब 2 रॉड बनती हैं तो उनके दरमियान में गैप तो आएगा। तो जो एक्टोडर्म होती है आउटर साइड पे, वो इन दोनों रिजिस के दरमियान में डिप करेगी, फिर रिज को कवर कर लेगी, फिर डिप करेगी, फिर रिज को कवर कर लेगी। कि जो डिपिंग होती है एक्टोडर्म की, इसे हम कहते हैं एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स। ठीक है, एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स। इसी तरह इनर साइड के ऊपर जो एंडोडर्म है, वो एंडोडर्म भी इस तरीके से डिप करती है बिटवीन द रिजिस और इस एंडोडर्मल डिपिंग को हम कहते हैं एंडोडर्मल पाउचेस। इस सब को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में। हमने फेरेंजियल आर्चेस के डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस कर लिया है और जो हमारे पास एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स और एंडोडर्मल पाउचेस हैं, जिन्हें हम फेरेंजियल क्लेफ्ट्स और फेरेंजियल पाउचेस भी कह देते हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए था। अब हम दोबारा टंग की डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने फेरेंजियल आर्चेस का एक कोरोनल सेक्शन लिया है। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाई आर्चेस, इनका हमने एक कोरोनल सेक्शन लिया है। उस कोरोनल सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट आर्च, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आर्च है। फिफ्थ आर्च डीजनरेट हो जाती है। तो ये आर्चेस इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट आर्च में मैं आपको बताऊँ कि जो फर्स्ट आर्च है, ठीक है, फर्स्ट आर्च बैकवर्ड आती है
ये आर्चिस की जो शेप होती है वो हॉर्स शू शेप की तरह होती है, ठीक है। आप देखें तो इस तरीके से ये होती है, ठीक है। ये दोनों बैकवर्ड से डॉर्सल साइड से वेंट्रल की तरफ मूव करती हैं दोनों साइड से, और बीच में आकर ये मिड लाइन के अंदर आकर मिल जाती हैं और एक हॉर्स शू शेप बन जाती है। इस तरीके की हॉर्स शू शेप की 6 फेरेंजियल आर्चेस बन जाती हैं, जिनमें से 5th डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये उनका कोरोनल सेक्शन हमने लिया है आर्चिस का, तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि बेसिकली जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है वो आके मिड लाइन में मिल रही है। तो जो मीडियल एस्पेक्ट होता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का, वहाँ पर 2 स्मॉल स्वेलिंग्स अपेयर होती हैं। उन 2 स्मॉल स्वेलिंग्स को हम कहते हैं लिंगुअल स्वेलिंग्स, ठीक है। आप यहाँ पर रेड के अंदर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है ये, इस फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का जो मीडियल साइड है, ठीक है, आपके वेंट्रल साइड में ये आके मिल रही होती हैं, जहाँ पर जो मीडियल एस्पेक्ट है इनका, जहाँ पर ये आपस में मिल रही हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इस वाले एरिया में 2 स्मॉल स्वेलिंग अपेयर होती हैं। उन 2 छोटी छोटी स्वेलिंग्स को हम कहते हैं लिंगुअल स्वेलिंग्स, ठीक है। तो ये आ गई लिंगुअल स्वेलिंग्स हमारे पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने यहाँ अलग से ड्रॉ करी हुई हैं सब चीज़ें। तो ये आ गई लिंगुअल स्वेलिंग, ठीक है। तो 2 स्वेलिंग अपेयर होती हैं एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट आर्च, उसे हम कह देते हैं लिंगुअल स्वेलिंग। यहाँ पर आपको लिंगुअल स्वेलिंग नज़र आ रही हैं। अब अगर हम देखते हैं एक थर्ड स्वेलिंग अपेयर होती है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड आर्च। जो लिंगुअल स्वेलिंग वो कहाँ पर आई है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट आर्च में। तो वो जो 2 स्वेलिंग्स आ गई उन्हें हमने कह दिया लिंगुअल स्वेलिंग है। अब जो तीसरी स्वेलिंग अपेयर होती है वो होती है फर्स्ट और सेकेंड आर्च के दरमियान में। ये फर्स्ट आर्च है, ये सेकेंड आर्च है, इनके दरमियान में जो स्वेलिंग आई है वो बेसिकली तीसरी स्वेलिंग होती है, और उस स्वेलिंग को हम कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार। अब ट्यूबरकुलम इम्पार आपको कहाँ नज़र आ रही है? ये ब्लैक के अंदर, ये लिंगुअल स्वेलिंग, ये भी लिंगुअल स्वेलिंग। ये जो ब्लैक के अंदर आपको नज़र आ रही है स्वेलिंग बिटवीन द फर्स्ट और सेकंड आर्च में, ये वाली जो स्वेलिंग है इसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार। ट्यूबरकुलम, ठीक है, ये तीसरी स्वेलिंग हमें नज़र आती है ट्यूबरकुलम इम्पार, ठीक है। अब बाकी कितनी आर्चेज़ रह गई हैं हमारे पास? अब बाकी वाली जो आर्चेज़ हैं, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च, 6 आर्च को हम हटा देंगे यहाँ से। बाकी जो आर्च हैं हमारे पास सेकेंड, थर्ड और जो फोर्थ आर्च है, इनके जो मीडियल एस्पेक्ट हैं, ठीक है, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च, इनके जो मीडियल एस्पेक्ट हैं जो यहाँ पर आके मिल रहे हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आर्च आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक लार्ज सी स्वेलिंग बन जाती है। उस स्वेलिंग को हम कहते हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस, ठीक है। उस स्वेलिंग को हम कहते हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। ठीक है, तो इस स्वेलिंग को हम कहते हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस, और यह हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्च का जो मीडियल हिस्सा है वो आपस में आके फ्यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर जो स्वेलिंग बनती है उसे हम कहते हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि किस तरीके से स्वेलिंग्स अपेयर होती हैं। अब नेक्स्ट में मैं आपको इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इनको मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ किया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये 2 लिंगुअल स्वेलिंग है जो कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च पे बन गई। उसके बाद है ट्यूबरकुलम इम्पार जो कि बिटवीन, जो स्वेलिंग है वो अपेयर हुई है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च में। और उसके बाद ये नीचे जो आपको एक ब्लैक डॉट सा नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं हम बेसिकली फोरामेन सीकम, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट है जस्ट बिलो द ट्यूबरकुलम इम्पार, इसे हम कहते हैं फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम बेसिकली क्या है? ये बेसिकली रेमेंट होता है थायरोग्लॉसल डक्ट का। टंग के ऊपर एक फोरामेन सीकम प्रेजेंट होता है जो कि रेमेंट है थायरोग्लॉसल डक्ट का। अगर आपने थायराइड की डेवलपमेंट पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बेसिकली थायरोग्लॉसल डक्ट बेसिकली यहाँ से इमर्ज होती है फोरामेन सीकम से, टंग से, और यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और डाउनवर्ड ग्रोथ करते हैं और एक डक्ट बनाते हैं। उस डक्ट को हम कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट। ये थायरोग्लॉसल डक्ट नीचे जाकर थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड और टंग के दरमियान एक कम्युनिकेशन होती है
वो होती है थायरोग्लॉसल डक्ट, जो कि थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट के बाद डीजेनरेट हो जाती है, और उसका जो रेमेंट होता है वो होता है फोरामेन सीकम। और फोरामेन सीकम कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पार। उसके बाद हमारे पास है हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस कहाँ से अराइज हुई है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्च की जो मीडियल एस्पेक्ट है उनकी फ्यूजन की वजह से। अब यहाँ पर हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस का ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये होगा क्रेनियल पार्ट, ठीक है। मैं यार इसको मिटा देता हूँ। तो ये ऊपर वाला पार्ट है क्रेनियल पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कॉर्डल पार्ट। तो हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्रेनियल पार्ट, एक कॉर्डल पार्ट। जो क्रेनियल पार्ट है वो तो फॉर्मेशन में हेल्प करेगा टंग की, और जो कॉर्डल नीचे वाला पार्ट है वो फॉर्मेशन करवाता है बेसिकली एपिग्लॉटिस की, ठीक है। तो कॉर्डल पार्ट फॉर्मेशन करा रहा है एपिग्लॉटिस की, तो कॉर्डल पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से स्वेलिंग्स अपेयर हो रही हैं और वो टंग को फॉर्मेशन कैसे करवाएंगी। तो अभी हम उन्हें देखते हैं। आपको पहले टंग के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि टंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, स्लाइड यानी यहाँ बता देता हूँ, मिटाता नहीं उसको। तो हमारी फॉर सपोज करें आप ये टंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक सल्कस प्रेजेंट होता है टंग के अंदर। उस सल्कस को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है। टंग के अंदर एक सल्कस प्रेजेंट होता है, उस सल्कस को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, जो कि टंग को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। एक तो पार्ट आ जाता है टंग का एंटीरियर 2/3, ये एंटीरियर 2/3 पार्ट है टंग का, और ये बाकी जो पीछे वाला पार्ट रह जाता है वो है हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। तो सल्कस टर्मिनलिस हमारी टंग को डिवाइड कर रहा होता है दो पार्ट्स में, एक एंटीरियर 2/3 पार्ट और एक पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो लिंगुअल स्वेलिंग है और ट्यूबरकुलम इम्पार है, ये बेसिकली फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। ये रेड के अंदर लिंगुअल स्वेलिंग, मैंने कलर सेम रखे हैं, रेड के अंदर लिंगुअल स्वेलिंग है, ये लिंगुअल स्वेलिंग है। उसके बाद ये ट्यूबरकुलम इम्पार है, कि ट्यूबरकुलम इम्पार आपको नज़र आ रहा है। ये कॉर्डल पार्ट ऑफ हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है, और ये बेसिकली नीचे वाला क्या है, सॉरी, ये क्रेनियल पार्ट है हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस का, और ये कॉर्डल पार्ट है हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस का। तो जो लिंगुअल स्वेलिंग है और ट्यूबरकुलम इम्पार है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग। तो एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग कहाँ से अराइज हुआ? फ्रॉम द लिंगुअल स्वेलिंग और ट्यूबरकुलम इम्पार, ठीक है। तो लिंगुअल स्वेलिंग कहाँ से बनी है? फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मीडियल एस्पेक्ट से। अब कुछ ऑथर्स हैं जो कुछ बुक्स में लिखते हैं ऑथर्स के जो ट्यूबरकुलम इम्पार है वो इतना कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ठीक है। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, क्योंकि जो लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं दोनों कहाँ अपेयर होती हैं? एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। यहाँ तक क्लियर है? ईजी, आई होप सो। उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे देख लिया। उसके बाद वाला जो पार्ट है ये वाला, जो कि क्रेनियल पार्ट है हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस का, ये फॉर्मेशन करा देगा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। लिंगुअल स्वेलिंग, ट्यूबरकुलम इम्पार, ये हो गया एंटीरियर 2/3। उसके बाद ये आ गया क्रेनियल पार्ट ऑफ ट्यूबरकुलम, क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस, जो कि पोस्टीरियर 1/3 बना देता है। और जो कॉर्डल पार्ट है हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस का, वो फॉर्मेशन करा रहा है एपिग्लॉटिस की, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि एपिग्लॉटिस और इन सब की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो जो पोस्टीरियर, ठीक है, तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि आपको पता है कि जो हमारे पास हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है, इसके अंदर कौन कौन सी आर्चेस इन्वॉल्व हैं? सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्चेस, ठीक है। ये फोर्थ आर्चेस के मीडियल एस्पेक्ट मिलकर एक स्वेलिंग बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। तो अब यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट आर्च है जो कि फॉर्मेशन करा रहा है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग का, क्लियर है यहाँ तक? एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग अराइज होती है फ्रॉम द फर्स्ट आर्च से। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग अराइज होती है फ्रॉम द सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर्च से। तो जो इनका एक पैटर्न होगा कि पहले सेकंड आर्च होगी, फिर थर्ड आर्च होगी, फिर फोर्थ आर्च होगी, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो थर्ड आर्च की जो मीजोडर्म होती है, ठीक है, थर्ड आर्च की जो मीजोडर्म होती है वो ओवर ग्रो करती है सेकंड आर्च को, ठीक है। आप सपोज करो कि ये हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है, यहाँ पे सेकंड आर्च
का पार्ट है, या थर्ड आर्च का, फिर फोर्थ आर्च का। लेकिन जो थर्ड आर्च वाला पार्ट है, ठीक है, वो ओवर ग्रो करता है और आकर कवर कर लेता है सेकंड आर्च वाले पार्ट को, ठीक है। थर्ड आर्च वाला पार्ट का जो मेसोडर्म है वो ओवर ग्रो करती है और वो कवर कर लेती है सेकंड आर्च वाले पार्ट को। तो जो सेकंड आर्च वाला जो पार्ट होता है वो नीचे दब जाता है थर्ड आर्च के। तो जो कवरिंग होती है पोस्टीरियर 1/3, आपकी जो टंग है उसकी जो पोस्टीरियर 1/3 की जो कवरिंग है वो कौन करवा रहा है? थर्ड आर्च, क्योंकि थर्ड आर्च ओवर ग्रो करती है और सेकंड आर्च को नीचे की तरफ दबा देती है और ऊपर की तरफ आ जाती है। आपको यहाँ पे मैंने डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की है ये, ठीक है। आप देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर्च है, ठीक है। मैंने यहाँ डॉट्स भी लगा के आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट आर्च है, लेकिन ये जो थर्ड आर्च है वो यहाँ पे ओवर ग्रो किया और ये ऊपर की तरफ आ गई। जो सेकंड आर्च है वो नीचे की तरफ चली गई और फिर एट द एंड फोर्थ आर्च है, जो कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है हमारी टंग का, वो अराइज होता है फ्रॉम दी फोर्थ आर्च से। तो ये जो ओवर ग्रोथ होती है थर्ड आर्च की, उसी की वजह से सल्कस टर्मिनालिस की फॉर्मेशन होती है, वरना तो सल्कस टर्मिनालिस नहीं बन रहा क्योंकि टंग बिल्कुल स्मूथली प्रेजेंट है। लेकिन जब थर्ड आर्च की मेसोडर्म ओवर ग्रो करती है सेकंड आर्च की मेसोडर्म को, और सेकंड आर्च की मेसोडर्म को दबा देती है और ऊपर की तरफ आ जाती है, तो एक सल्कस बन जाता है। उस सल्कस को हम कह रहे हैं सल्कस टर्मिनालिस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है इनकी। उसके बाद अभी हम टंग पेपिला को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम नर्व सप्लाई को डिस्कस करेंगे। नर्व सप्लाई काफ़ी ईजी है अगर आपको फेरेंजियल आर्चेस के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है। हमारी जो टंग होती है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है। आप अगर टंग को देखते हैं तो छोटे छोटे बम्प्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेलिंग्स, प्रोजेक्शंस होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की जो टंग है, ठीक है। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन टंग की उसकी स्वेलिंग्स होती हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं टंग पेपिला, ठीक है। और 4 तरह के टंग पेपिला प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोगों में अगर आप देखते हैं कि टंग बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, पिंकिश हो जाती है, शाइनी हो जाती है, तो वो नॉर्मल टंग नहीं होती है, वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस तरह की टंग। तो नॉर्मल टंग में हमारे स्मॉल बम्प्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टंग पेपिला। 4 तरह के पेपिला प्रेजेंट होते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया सर्कमवेलिएट पेपिला, फॉलिएट पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला। इन सब पेपिलास के अंदर बेसिकली टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेपिला। ये जो सेंटर ऑफ टंग में प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म पेपिला, ये मोस्ट अबंडेंट पेपिला होता है हमारी टंग में, लेकिन इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। इसका फंक्शन क्या है देन? ये बेसिकली हमारे जो स्लाइवा है उसको मूव करवाता है अराउंड द फूड की मूवमेंट को हेल्प करता है हमारे माउथ के अंदर। सो इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, पर यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। तो ये हमारे पास कुछ पेपिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन पेपिला के पीछे ये जो सर्कमवेलिएट पेपिला है ये वी शेप में बना होता है, तो ये बेसिकली यहाँ पीछे होता है सल्कस टर्मिनालिस। तो जो सर्कमवेलिएट पेपिला है वो एंटीरियर टू द सल्कस टर्मिनालिस प्रेजेंट होता है, यानी कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में ये पेपिला प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। तो अभी हमने देखा जो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो टंग की, वो उसकी बेसिकली डेवलपमेंट हो रही होती है फ्रॉम द एंडोडर्म से, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम एंडोडर्म। तो अभी हम देखते हैं कि नर्व सप्लाई किस तरीके से प्रेजेंट होती है टंग की, क्योंकि टंग की नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टंग की नर्व सप्लाई के बारे में। तो टंग की नर्व सप्लाई, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखा जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है वो अराइज हो रहा है लिंगुअल स्वेलिंग से मेजरली। तो हमने कहा कि ये एंटीरियर 2/3 जो टंग है वो अराइज होता है फ्रॉम द फर्स्ट आर्च से। जो पोस्टीरियर 1/3 है वो बेसिकली मोस्टली अराइज हो रहा है फ्रॉम द थर्ड आर्च से, क्योंकि ऊपर की तरफ तो जहाँ पर नर्व सप्लाई आनी है वहाँ तो क्या है अभी थर्ड आर्च है, क्योंकि थर्ड आर्च ने ओवर ग्रो कर लिया है सेकंड आर्च की मेसोडर्म को और वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और सेकंड आर्च की मेसोडर्म नीचे दब चुकी है। तो जो यहाँ पे जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होगा वहाँ पर थर्ड आर्च जाती है और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है टंग का वहाँ पर फोर्थ आर्च प्रेजेंट होती है। सो अब इनकी नर्व सप्लाई हम देख लेते हैं। नर्व सप्लाई से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये हमारे पास फेरेंजियल आर्चेज़ हैं। फॉर सपोज एक फेरेंजियल आर्च, सेकंड फेरेंजियल आर्च और थर्ड फेरेंजियल आर्च। जब हमने फेरेंजियल आर्चेज़ की नर्व सप्लाई को फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इन आर्चेज़ के दरमियान में ये जो क्लेफ्ट होता है, इस क्लेफ्ट को हम कहते हैं ट्रेमा, ठीक है, इन क्लेफ्ट्स को हम कहते हैं ट्रेमा। तो यहाँ पर इन आर्चेज़ की 2 तरह की नर्व्स होती हैं, एक प्री ट्रेमेटिक नर्व होती है, एक पोस्ट ट्रेमेटिक नर्व होती है। इन आर्चेस का ये क्रेनियल बॉर्डर होता है, ये कॉर्डल बॉर्डर। तो जो पोस्ट ट्रेमेटिक नर्व होती है वो इनके क्रेनियल बॉर्डर से मूव करती है, इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रेमेटिक नर्व।
और जो नर्व इनकी कॉर्डल बॉर्डर से मूव करती है उसे हम कहते हैं प्री ट्रिमेटिक नर्व। ठीक है, जो नर्व क्रेनियल बॉर्डर से मूव करती है ऊपर वाले से उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व। जो नर्व फेरेंजियल आर्च के कॉर्डल बॉर्डर से मूव कर रही होती है उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व। इनिशियली तो ये जितनी हमारी 5 आर्चेस होती हैं, अगर 5th आर्च डिजेनरेट हो जाए बाकी जो 5 आर्चेस रह जाती हैं उन सब आर्चेस में प्री ट्रिमेटिक और पोस्ट ट्रिमेटिक दोनों नर्व्स होती हैं। लेकिन जो 2nd, 3rd, 4th और 6th आर्च होती है उनकी जो बेसिकली प्री ट्रिमेटिक नर्व होती है वो बाय द टाइम डिजेनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो फर्स्ट आर्च होती है उसकी प्री ट्रिमेटिक और पोस्ट ट्रिमेटिक दोनों नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन 2nd, 3rd, 4th और 6th जो आर्च है उसके अंदर सिर्फ पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व होती है, क्योंकि उन आर्चेस की जो प्री ट्रिमेटिक नर्व है वो डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि जो सेंसरी नर्व सप्लाई कौन सी होती है नर्व टंग की। हमारी टंग के अंदर 2 तरह की नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है, क्योंकि टंग एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है ना। एक तो हमारे पास है जनरल सेंसरी नर्व सप्लाई। जनरल सेंसरी नर्व सप्लाई क्या है कि आपकी टंग में कोल्ड महसूस होता है, हॉट महसूस होता है, कोई पेन होता है टंग में, तो वो एक जनरल सेंसरी सेंसेशन है। एक होती है स्पेशलाइज सेंसेशन, यानी कि आप कुछ खा रहे हैं तो उसका जो जायका है, टेस्ट है, वो एक स्पेशलाइज सेंसेशन है। तो 2 सेंसरी सेंसेशंस होती हैं। पहले हम देखते हैं कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में कौन सी सेंसेशंस हैं। ठीक है, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को अगर हम देखें, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग अराइज हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में मैंने कहा 2 नर्व्स होती हैं, पोस्ट ट्रिमेटिक भी होती है और प्री ट्रिमेटिक भी होती है। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की जो पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व है, पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व, वो होती है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व, और मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व, तो जो लिंगुअल नर्व है वो कैरी करती है जनरल सेंसरी सेंसेशन, जैसे कि पेन है, हॉट है, कोल्ड है टंग के ऊपर। वो जो सेंसेशंस हैं जनरल सेंसरी फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 वो कैरी करती है लिंगुअल नर्व, जो कि पोस्ट ट्रिमेटिक है फर्स्ट आर्च की। बिल्कुल ईजी है, क्योंकि फर्स्ट आर्च से ही एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बन रहा है। अब जो प्री ट्रिमेटिक नर्व है, जो कि कॉर्डल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से मूव करती है, वो कौन सी होती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की? वो होती है कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई किसकी ब्रांच है? 7th क्रेनियल नर्व की। वो होती है फेशियल नर्व। तो ये जो कॉर्डा टिम्पेनाई है ये टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को। सिंपल है। नाउ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया, ये पोस्टीरियर 1/3 जो टंग का एरिया है, इसके ऊपर कौन सी आर्च प्रेजेंट है इस वक्त? थर्ड आर्च। थर्ड आर्च ने ओवर ग्रो किया, सेकंड आर्च को दबा दिया, तो ऊपर थर्ड आर्च आ गई। तो जो सप्लाई भी है वो थर्ड आर्च की होगी। तो थर्ड आर्च की नर्व कौन सी है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है वो टेस्ट सेंसेशन और जनरल सेंसरी दोनों कैरी करती है फ्रॉम दी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। अब रह गया पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम दी 4th आर्च से। तो 4th आर्च की नर्व कौन सी होती है? बेसिकली 4th आर्च की नर्व होती है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की ब्रांच होती है एक। सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की जो ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। तो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व होती है 4th आर्च की, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ये जो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व है ये इंटर्न ब्रांच है वैगस नर्व की। तो ये बेसिकली आप देखें तो ये नर्व्स होती हैं बेसिकली जो कि इन्वॉल्व होती हैं जनरल सेंसरी और टेस्ट सेंसेशन में। काफ़ी बार एमसीक्यूज़ भी आ जाता है। आप देखें जो मैंडिबुलर नर्व है ये किसकी ब्रांच होती है? 5th क्रेनियल नर्व की। तो 5th क्रेनियल नर्व जनरल सेंसरी तो लेके जा रहा है, टेस्ट सेंसेशंस लेके नहीं जाता, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कॉर्डा टिम्पेनाई 7th क्रेनियल नर्व है, ये टेस्ट लेके जा रही है। ग्लोसोफेरेंजियल बेसिकली 9th क्रेनियल नर्व, ये भी टेस्ट लेके जा रही है, दोनों लेके जा रही है। और सुपीरियर लैरेंजियल नर्व जो कि वैगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व की पार्ट है, ये भी बेसिकली टेस्ट सेंसेशंस को कैरी करती है। तो ये इजी है नर्व सप्लाई अगर आपको नर्व्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस पता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाउ तो हमने देखा कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम द एंडोडर्म।
अब बाकी जो मसल्स हैं, हमारी टंग तो एक मेजर मसल है ना, तो मसल्स ऑफ टंग, जो मसल ऑफ टंग है वो कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द मीजोडर्म। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको पता है सोमाइट्स की फॉर्मेशन होती है। सोमाइट्स की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? ये होता है एक्टोडर्म, ठीक है, ये होता है एंडोडर्म यहाँ पर, ठीक है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। तो ये जो इंटर एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पर एक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो जो पर एक्सियल मीजोडर्म होती है उन बोथ साइड्स के ऊपर, ये सोमाइट्स की फॉर्मेशन कराती है, ठीक है, और 44 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑसिपिटल सोमाइट्स होते हैं, 5 ऑसिपिटल सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं ऑसिपिटल रीजन में, ठीक है। और सोमाइट्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप किसी सोमाइट्स को देखते हैं तो सोमाइट्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है स्क्लेरोडोम, जिससे स्केलेटल मसल्स की फॉर्मेशन होती है, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है स्क्लेरोडोम से, मायोडोम से मसल बनते हैं और डर्माडोम से स्किन। तो जो ऑसिपिटल मायोटॉम है, जो 1 to 5 जो ऑसिपिटल मायोटॉम्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑसिपिटल मायोटॉम्स को जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो होती है 12th क्रेनियल नर्व, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पर इन ऑसिपिटल मायोटॉम्स को सप्लाई कर रही होती है हाइपोग्लॉसल नर्व। ये ऑसिपिटल मायोटॉम्स यहाँ से मूव करते हैं और टंग वाले एरिया में आते हैं और टंग के मसल की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। और इनके साथ वो नर्व भी आ जाती है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो टंग को जो मोटर सप्लाई मिलती है वो मिलती है फ्रॉम दी हाइपोग्लॉसल नर्व। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि टंग की नर्व सप्लाई किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, टंग की नर्व सप्लाई की, और डेवलपमेंट ऑफ टंग को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से इन डिफरेंट स्वेलिंग्स कैसे अपेयर होती हैं और किस तरीके से फॉर्मेशन करवाती हैं टंग की। अच्छा, तो लास्ट में हम कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज देख लेते हैं जो कि टंग को इफेक्ट करती हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है मैक्रोग्लॉसिया, ठीक है। मैक्रोग्लॉसिया मीन्स कि आपकी टंग है वो काफ़ी बेबीज़ में बहुत बड़ी होगी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोग्लॉसिया। और अगर इसी तरह अगर टंग बहुत छोटी होगी तो उसे हम कहते हैं माइक्रोग्लॉसिया, ठीक है। मैक्रोग्लॉसिया और माइक्रोग्लॉसिया। उसके बाद है बाइफिड टंग, ठीक है। जैसे स्नेक की टंग होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, बाइफिड टंग। ये क्यों होती है? आपकी जो 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं अगर ये आपस में फ्यूज़ नहीं करती तो उस कंडीशन में आपकी बाइफिड टंग होगी, तो उसे हम कहते हैं बाइफिड टंग, नॉन फ्यूजन ऑफ लिंगुअल स्वेलिंग की वजह से। उसके बाद है हेमीग्लॉसिया, कि अगर एक ही लिंगुअल स्वेलिंग की फॉर्मेशन और दूसरे लिंगुअल स्वेलिंग की फॉर्मेशन ना हो तो उसमें आपको अपनी हाफ टंग मिलेगी, उसे हम कहते हैं हेमीग्लॉसिया। उसके बाद है हमारे पास एग्लॉसिया, कि अगर टंग की फॉर्मेशन ही ना हो, एब्सेंस ऑफ टंग हो, तो उसे हम कहते हैं एग्लॉसिया। उसके बाद एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। एनकाइलोग्लॉसिया क्या होता है कि आप अगर टंग देखें, आपकी टंग के नीचे एक फाइब्रस एक्सटेंशन होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। अगर वो फ्रेनुलम बहुत छोटा होगा तो आप अपनी ज़बान को बाहर नहीं निकाल सकते, ज़्यादा मूव नहीं करा सकते, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनकाइलोग्लॉसिया, जो कि होता है शॉर्ट फ्रेनुलम की वजह से। तो यहाँ तक क्लियर है डेवलपमेंट ऑफ टंग को। वीडियो लेंदी है काफ़ी, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए उसमें टाइम लग जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और लास्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।